हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी में मैंने आपको पढ़ाया था क्या, शब्द के भेद। शब्द के भेद के बारे में आपको बताया था कि शब्द के भेद कितने होते हैं, 4। ठीक, नंबर 1 कौन सा बताया था, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्भव, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के भेद। दूसरे नंबर पर था प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तीसरे नंबर पर था रचना के आधार पर शब्द के भेद। चौथे नंबर पर था विकार के आधार पर शब्द के भेद। तो सबसे पहले बताया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 5। कौन कौन से बताए थे, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द। उसके बाद मैंने बताया था आपको, उसके बाद तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी आपको पढ़ा दिए थे और संकर शब्द, ये पांचों टाइप बता दिए थे। इसके बाद देखेंगे क्या, विकार के आधार पर शब्द के भेद। तो विकार के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द को क्या बोलते हैं, पदबंध। विकारी शब्द को क्या कहते हैं, पदबंध। और अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय या निपात। अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय या निपात। और विकारी शब्द को पदबंध। अब विकारी शब्द कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द या पदबंध शब्द होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। 4 तरह कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब संज्ञा के कितने टाइप होते हैं, संज्ञा कितने तरह की होती, 3 या 5। 3 मूल रूप से अगर पूछे जाएंगे तो संज्ञा कितने तरह की होती, 3। अगर ऐसे पूछ ले संज्ञा के कितने तरह की होती है तो 5। ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2, 8, 10। अब 2 का प्रयोग कब करते, क्या पूछा जाए जब 2 का प्रयोग होगा, क्या पूछा जाए जब 8 होंगे, क्या पूछा जाए जब 10 होंगे। ठीक, आइए देखते हैं विकारी शब्द। ठीक है, सबसे पहले विकार के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 2। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आइए देखते हैं। दूसरे जो उत्पत्ति के आधार पर आपको पढ़ा दिए थे, नंबर 2 पर गया, विकार, परिवर्तन, रूपांतरण, के दिख रहा है, के आधार पर शब्द के भेद। विकार, परिवर्तन, रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द को क्या कहते हैं, पदबंध। अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय या निपात। ठीक है, तो विकारी शब्द को क्या कहते हैं, पदबंध। इसके कितने टाइप होते हैं, 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 या 5। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। और विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। क्रिया के भी कितने भेद होते हैं, 2, 8 और 10। उसके बाद आते हैं अविकारी शब्द। सबसे पहले देखेंगे विकारी शब्द के बाद, पहले इनके टाइप लिख लो। सबसे पहले भेद कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं, 2 भेद। टोटल कितने हुए, 2। नंबर 1 पे क्या है, विकारी शब्द। ठीक, नंबर 1 पे क्या है, विकारी शब्द। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पदबंध। विकारी शब्द को क्या कहते हैं, पदबंध। इसमें नंबर 1 पे क्या आएगा, नंबर 1 पे संज्ञा, नंबर 2 पे सर्वनाम, नंबर 3 पे विशेषण, नंबर 4 पे क्रिया। ठीक है, विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 4।
कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3, या अगर मूल रूप से पूछा गया तो 3, वैसे पूछा गया तो 5। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2/8/10। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 8 और 10। इसमें किसका कहाँ प्रयोग होगा? 2 का कब होगा, 8 का कब होगा, 2 का 10 का कब होगा, ये आपको बताएंगे। ये हो गए आपके विकारी शब्द। विकारी शब्द में सबसे पहले आपको बताया विकारी शब्द को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखो, विकार, परिवर्तन, रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। विकारी शब्द को क्या कहते हैं? पदबंध। ठीक है, विकारी शब्द 4 कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 या 5। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 8 और 10। अब वैसे ही देख लो अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कितने होते हैं? अविकारी शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय या निपात। ठीक है, यहां से देख लो, पदबंध कहते हैं 4। यहाँ पे देखो नंबर 2 पे क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द इसे क्या कहते हैं? अव्यय या निपात। इसे अव्यय शब्द भी कहते हैं और निपात भी कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं टोटल? 4। ठीक है, अब अविकारी शब्द में सबसे पहले क्या आ जाएगा? अविकारी शब्द में नंबर 1 पे आएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरे नंबर पे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 पर क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 पे संबंध बोधक अव्यय। और नंबर 3 पर क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक अव्यय। नंबर 3 पर क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। और नंबर 4 पर क्या है? विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले बताया था क्या? जो विकार के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 2। विकारी विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द को क्या कहते हैं? पदबंध। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 या 5। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। क्रिया के भेद कितने भेद होते हैं? 2, 8 और 10। उसके बाद आपको बताया अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय या निपात। अविकारी शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय या निपात। ये कितने तरह के होते हैं? 4। और इसके कौन कौन से 4 होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। अब सबसे पहले देखेंगे हम क्या? संज्ञा। ठीक है, विकारी शब्द विकारी में भी देखेंगे सबसे पहले संज्ञा। ठीक, लिख लिया? सबसे पहले दो विकारी शब्द या पदबंध। सबसे पहले क्या है? विकारी शब्द या पदबंध। ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी?
विकारी शब्द या पदबंध। विकारी शब्द वो शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द वो शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों का विकारी शब्द वो शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों का लिंग वचन पुरुष काल कारक का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तित किया जा सकता है। का प्रभाव पड़ने पर काल कारक का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, सबसे पहले आपको होता है विकारी शब्द। विकारी शब्द को क्या होता है? ठीक है, तो विकारी शब्द वो शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों का लिंग वचन पुरुष काल कारक का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तन किया जा सके। विकारी शब्द वो शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों का पुरुष काल कारक लिंग वचन के लिंग वचन पुरुष काल कारक का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तन किया जा सके। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। अब विकारी शब्द के कितने भेद बताए थे आपको? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो सबसे पहले देखेंगे क्या? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 या 5। मूल रूप से कितने होते हैं? 3। बचे हुए 2 कौन से होते हैं? वो कहाँ से निकल के आए बताते हैं अभी। ठीक है, ये देख लो। सबसे पहले क्या डालेंगे? संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3/5। 3 या 5। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किससे मिलके बना है? सम उपसर्ग। ये सम क्या है? उपसर्ग प्लस ज्ञा क्या है? क्रिया। सम प्लस ज्ञा से मिलकर क्या बना है? संज्ञा। अब इस संज्ञा में सम क्या है? उपसर्ग है, और ज्ञा क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो इससे मिलकर क्या बना है? संज्ञा। सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है। संज्ञा सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना शब्द है। ठीक है, 2 नंबर पे क्या देखेंगे? सम का मतलब क्या होता है? सम। ठीक है, सम का मतलब होता है सम मतलब अच्छी तरह से, ठीक ढंग से, मतलब किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से या ठीक ढंग से। और ज्ञा का मतलब क्या होता है? जानना।
किसी शब्द को अच्छी तरह से ठीक ढंग से जान लेना ही संज्ञा कहलाता है। ठीक है, संज्ञा कहलाती है। ठीक है, सम का अर्थ होता है अर्थ, सम का अर्थ अच्छी तरह से व ज्ञा का अर्थ जानना। सम का अर्थ अच्छी तरह से व ज्ञा का अर्थ जानना होता है। ठीक है, होता है। 3 नंबर पे क्या पॉइंट आ जाएगा? सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, ज्ञा का अर्थ होता है जानना, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। मतलब जिसे अच्छे ढंग से जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। या जिसे हम बहुत अच्छे से जान जाएं या सही ढंग से जिसे हम जान जाएं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, जैसे मतलब एग्जाम फिर दोबारा एक को लिखा रहे, जिसे ठीक ढंग से, जिसे ठीक ढंग से जाना जाए वह संज्ञा कहलाती है। जिसे ठीक ढंग से जाना जाए वह संज्ञा कहलाती है, उसे संज्ञा कहते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? जैसे किसी, एक पॉइंट पर लिख लो, वस्तु, पदार्थ, प्राणी, भाव के नाम को, भाव अवस्था लिख लो, अवस्था, किस अवस्था में कोई चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया? सम संज्ञा है वो किससे मिलकर बनी है? सम और ज्ञा से मिलकर बनी है। सम का होता है अर्थ होता है अच्छी तरह से, ठीक ढंग से, और ज्ञा का अर्थ होता है जानना। जिसे ठीक ढंग से या अच्छी तरह से जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या क्या होता है? किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, भाव, अवस्था, व्यक्ति, इनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये संज्ञा की डेफिनेशन होगी। इसके बाद देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? कितने बताए थे? 3 या 5। भेद कितने होते हैं? 3,5। नंबर 1 तो कौन सा होता है? नंबर 1 पर व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 नंबर पर व्यक्ति है तो जातिवाचक संज्ञा। 3 नंबर पर भाववाचक संज्ञा।
ठीक है। उसके बाद ठीक है, जो मूल भेद है वो हो गए 3। ये क्या है, मूल भेद है। संज्ञा के मूल भेद कितने हुए, 3। वो ये रहे, ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। देखो सबसे पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, ये क्या, संज्ञा के मूल भेद। जो ऊपर 3/5 लिखा है, 3/3 या 5 लिखा है, तो 3 का मतलब ये हो गया, अगर संज्ञा के मूल भेद पूछे जा रहे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, तो कितने हो गए, 3, वो लिख दी। इसके बाद अब क्या बचा, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो नहीं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा किससे निकल के बनी है, वो निकली है जातिवाचक संज्ञा से। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा है वो किससे निकल के बनी है, जातिवाचक संज्ञा के। या ऐसे बोलिए, द्रव्यवाचक और जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। ठीक है। अभी चौथा नंबर क्या लिखोगे, समूहवाचक संज्ञा। पांचवें नंबर पे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये किसके भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं, जातिवाचक के भेद हैं। ठीक है। सबसे पहले संज्ञा के भेद कितने, 3-5 में बताया कौन कौन सी संज्ञा होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये क्या है, संज्ञा के मूल भेद हैं। मूल भेद कितने हो गए, 3। उसके बाद क्या बचा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा किसके भेद हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा, दोनों को एक ही में पढ़ाएंगे, तो दोनों में जो डिफरेंस है या जो अंतर है वो दोनों का समझ में आ जाएगा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों को एक ही डेफिनेशन में लेके चलेंगे। या ऐसे बोलिए, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा समझाएंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा समझाएंगे, दोनों को एक ही से समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसे व्यक्तिवाचक कह दो, या और 2 नंबर पे क्या है, जातिवाचक भी लिख लो। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। ठीक, इसमें नंबर 1 पे क्या लिखेंगे, इसकी जैसे किसी वर्ग है, समुदाय है, जाति है, इसके जो नाम को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जिसमें किसी जाति का बोध हो, ठीक है, जिसमें किसी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। और जैसे गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गाय एक जाति का बोध है। मानव क्या है, एक जाति है। मानव एक जाति है, तो एक जाति का जब बोध होता है या जानकारी मिलती है तो वहां पे क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मानव है, जानवर है, गाय है, ठीक है, और उसके बाद फल है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब जैसे कोई बोले, जैसे आम, तो आम क्या है, जैसे फलों में आम मीठा है, जैसे फल मीठे हैं, ठीक, फल मीठे हैं तो फल क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे फलों में आम मीठा है तो आम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि जब कईयों में से किसी एक के बारे में पूछा जाता है तो जो एक के बारे में पूछा गया वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो कई है वो क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। जब कई लोगों में से, जैसे भीड़ में से सुरेश, तो भीड़ क्या होगी, भीड़ एक जाति है, ठीक। भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा, समूह, जिसमें एक समूह, एक पुंज है, इकट्ठे लोग हैं, या फिर कई लोग इकट्ठे खड़े, उसमें से किसी एक को चुना, किसी सुरेश को, तो सुरेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, जैसे व्यक्तिवाचक ही लिख लूँ सबसे पहले,
व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, पशु, पौधा या कईयों में से किसी एक नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे जो कि कोई व्यक्ति हो गया, व्यक्ति का नाम, या कोई पौधा है, पौधे का नाम, या किसी व्यक्ति, पौधे, पौधे या फिर पशु, किसी व्यक्ति, पशु, पौधा के नाम या कईयों में से किसी व्यक्ति, पशु, पौधा, किसी उसके उसमें से किसी एक के नाम, या कईयों की जो एक भीड़ लगी है, भीड़ में से जब किसी एक के नाम को लेकर पूछा जाता है तो उसके नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कभी कभी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में भी करते हैं। जैसे किसी महापुरुष का नाम है, जैसे राम, अगर राम देखा जाए तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष है, ठीक है। लेकिन राम एक बहुत ही ज्यादा मतलब एक हिस्ट्री से या एक इतिहास से बोलिए, या किसी से नाम लिया गया है, या एक संस्कृति से नाम लिया गया, तो जो राम नाम है उसकी संज्ञा दी जाती है औरों को, तुम बहुत राम हो रहे हो, ठीक, राम राज्य चल रहा है, तो राम एक संज्ञा दी गई है लोगों को, तो इस वजह से राम क्या हो गया, एक जाति बन के रह गई है। राम एक जाति में, जैसे राम है तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन उसका प्रयोग हमेशा जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। जैसे पॉपुलर नाम हो गए, जैसे कंस, जब किसी नाम की किसी को उपाधि दी जाती है तो उस नाम को व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कंस, जैसे कोई कंस कहे तुम बहुत कंस बन रहे हो, तुम इस तरह के हो, तुम उस तरह के हो, तुम कंस मामा हो, तो कंस की एक उपाधि दी जाती है, उस उपाधि की वजह से कंस वैसे तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका उपयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। वैसे ही कंस है, रावण है, गांधी है, कुंभकर्ण है, जैसे तुम कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हो, मतलब कुंभकर्ण से हमारी तुलना की गई है। जब किसी व्यक्तिवाचक के नाम से किसी की तुलना की जाती है और वो नाम कहीं इतिहास से या कहीं से लिया गया है, तो उस नाम का प्रयोग व्यक्तिवाचक में ना करके जातिवाचक में करते हैं। जैसे तुम बहुत कुंभकर्ण बन रहे हो, जैसे तुम बहुत कुंभकर्ण की तरह सोते हो, ठीक है। अब वैसे तो कुंभकर्ण एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसकी संज्ञा दी गई, उससे तुलना की गई है, तो क्या हो गया, कुंभकर्ण क्या है, कुंभकर्ण एक जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। वैसे ये देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, फिर इसके एग्जाम्पल एक साथ पढ़ाएंगे। दो नंबर पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, जैसे वर्ग, समुदाय, विशेष जाति,
कौमा जानवर, कौमा पशु, कौमा पक्षी, वर्ग समुदाय विशेष जाति जानवर पशु पक्षी, सब्जी आम कोयला तेल, जैसे सब्जी कोयला, ठीक है। सब्जी कोयला तेल आदि। और भी ऐसी चीजें, कोयला है आम है, कोयला है आम है, तेल है, देश है, राजधानी है, नगर है, फल है, गांव है, स्त्री है, देवता है, आदमी है, मानवता है। इस तरह के जितने भी शब्द होंगे वो किस में आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। जिसमें किसी जाति का बोध हो, जैसे औरत, औरत एक जाति है, पुरुष एक जाति है, वर्ग किसी वर्ग विशेष के बारे में की जाती है, एक जाति विशेष के बारे में बात की जाती है, ठीक है। जैसे वर्ग है, कोई समुदाय है, किसी समुदाय जैसे ब्राह्मण समुदाय के लोग या ब्राह्मण वर्ग के लोग, या जिस तरह के, जैसे सब्जी, सब्जी में तो सब्जी में कई सब्जियों का एक समूह होता है, सब्जी एक जाति है, ठीक है। जैसे सब्जी, सब्जी में भी आलू भी होगा, सब्जी में करेला भी होगा, सब्जी में सब कद्दू भी होगा, सब्जी में भिंडी भी होगी, सब्जी में हर तरह की सब्जी आ जाती है। तो सब्जी एक जाति है, और जब इसमें से किसी एक सब्जी का नाम लिया जाता है तो जिस सब्जी का नाम लेते हैं वो सब्जी क्या है, एक व्यक्ति, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और अगर सिर्फ सब्जी है तो सब्जी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल किस तरह के होंगे। जैसे फलों का राजा आम होता है, जैसे आम, यहां से देखो, आम रसीला फल है, आम रसीला फल है, ठीक है। अब इसमें आम क्या है, ठीक है, इसमें पूछा जाएगा कौन सी संज्ञा है, तो आम रसीला फल है, आम, ठीक है। तो आम क्या है, आम एक जाति है, आम में भी तो कई है, जैसे कलमी आम हो गया, दशहरी आम हो गया, ठीक है, और चौसा आम हो गया। तो आम एक जाति है, उस आम के अंदर कई तरह के आम आते हैं, तो आम क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि इसके अंदर कई लोग, कई तरह के आम है, ठीक है। आम के अंदर कई तरह के आम है, जैसे कई नाम होते हैं आम के, और आम क्या अपने आप में एक जाति है, इसलिए आम रसीला फल है, तो आम क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। अब ऐसे पूछा जाए, फलों में आम रसीला है, फलों में आम रसीला है, तो फल क्या हो गए, फल एक जाति हो गई, और आम क्या हो गए, आम एक व्यक्ति हो गया। अब देखना, जब फलों की बात की जाती है तो फलों के अंदर ही तो आम आता है, आम के अंदर तो फल नहीं, जितने भी फल हैं तो फल के अंदर क्या आता है, आम। तो जो बड़ा है वो क्या होगी, एक जाति, उसमें से आम एक छोटा है, क्या हो गई, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे ही आम के अंदर ही दशहरी आता है, ठीक है, आम के अंदर ही दशहरी आम आता है। जैसे सबसे पहले आम होंगे तो उसके अंदर दशहरी आम आएगा, तो आम क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा, और दशहरी क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब बड़े में से किसी छोटे को चुनते हैं तो छोटा वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और बड़ा वाला वो जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक। आम रसीला फल है, अब इसमें आम क्या है, आम क्या, जातिवाचक संज्ञा। आम क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरा एग्जांपल जैसे ले लो, 1 नंबर, फलों में सबसे रसीला आम है, ठीक है। अब आम, अब इसमें आम क्या है, देखो फल के अंदर ही आम आ रहा है, फल बड़ा भाग है, आम एक छोटा भाग, फलों के अंदर आम आता है, ठीक है। तो फलों में रसीला आम है। अब आम क्या है, अब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो यहाँ पे था आम क्या, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सिर्फ आम की बात की गई थी, ठीक है। आम रसीला फल है, आम के बारे में पूछा गया, तो आम क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब फलों में सबसे रसीला आम है, मतलब किसी झुंड में से किसी एक की विशेषता बताई जा रही, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक।
ठीक है। जैसे 3 नंबर में देखो, एक और एग्जांपल देखो, जैसे केला सबसे स्वादिष्ट फल है। केला सबसे मीठा फल है। केला सबसे मीठा फल है। अब इसमें केला क्या है, देखो फल, फल के अंदर केला है, फल के अंदर केला। अब केला क्या है, केला फिर व्यक्तिवाचक है। ठीक है, केला क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे 14 नंबर है, शेर ताकतवर होता है। ठीक है, अब शेर ताकतवर होता है। अब ये तो कहानी, अगर यहाँ पे ये होता है जानवरों में शेर ताकतवर होता है, तब शेर क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जानवरों के अंदर शेर था। ठीक है, अब शेर ताकतवर है, अब अपने आप में शेर ही सब कुछ है, तो शेर क्या है, अब यहाँ पे शेर जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब शेर क्या है, जातिवाचक। शेर ताकतवर होता है तो शेर क्या है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। अब जैसे एग्जांपल देखो, जानवरों का राजा शेर है, दिख रहा है। देखो, अब जानवरों का राजा शेर है, तो जानवर क्या है, जानवर एक बहुत बड़ी प्रजाति होगी, उसके अंदर एक शेर छोटा हो गया, तो जानवरों का राजा शेर है। अब शेर क्या हो गया, शेर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। शेर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लिख लो। अब इसमें नोट करके और लिख लेना, कुछ नोट करके लिखो, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब किसी वर्ग, समुदाय, जात के संदर्भ में किया जाता है, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब किसी वर्ग, समुदाय या जाति के रूप में किया जाता है, तब उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब किसी वर्ग, समुदाय, जाति के संदर्भ में किया जाता है, तो वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं या कहते हैं। जैसे राम है, रावण है, हरिश्चंद्र है, नेपोलियन है, और कंस है, और धृतराष्ट्र है, ठीक है, दुर्योधन है। मतलब जो उपाधियां दी जाती हैं किसी को, जो उपाधियों वाले जितने भी शब्द होते हैं, वो सारे के सारे शब्द, जैसे किसी महापुरुष के, या कोई महापुरुष है या फिर बहुत बेकार इंसान है, जब उपाधि दी जाती है, जैसे रावण बेकार था, राम बहुत अच्छे थे, और उपाधियां दोनों की ही दी जाती हैं। जब दोनों की उपाधियां किसी को दी जाती हैं, तो वो व्यक्तिवाचक न होके उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। ठीक है, तीन नंबर पे क्या है, भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 पे क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जैसे
अब भाववाचक जैसे अनुभवजन्य होते हैं, जैसे कुछ अनुभव वाली चीज़ें, जैसे बुढ़ापा, जवानी, रोगी, ठीक है। जिन जैसे बुढ़ापा है, जवानी है, और इस तरह के जो शब्द होते हैं जिन्हें अनुभव किया जा सकता है, वो क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा, जिनके भावों को देखा जाए। और जैसे बुढ़ापा हो गया, जब बुढ़ापा है, जवानी है, बचपन है, ये क्या होता है? अस्पर्शी होते हैं। और जैसे बुढ़ापा, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये अस्पर्शी होते हैं, इन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। अनुभवजन्य में आता है जैसे क्रोधित, जैसे कोई क्रोधित है या क्रोध कर रहा है तो उसका हम अनुभव कर सकते हैं वो क्रोधित है या क्रोध कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी अनुभवजन्य होते हैं और जितने भी अस्पर्शी होते हैं, चाहे बुढ़ापा हो जाए, चाहे जवानी हो जाए, चाहे क्रोधित हो जाए, चाहे हर्षित हो जाए, चाहे मिठास हो जाए, मीठे का भी हम अनुभव करते हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा। और कुछ भाववाचक संज्ञाओं में प्रत्यय लगता है, कुछ बिना प्रत्यय के भी होते हैं, सारे के सारे देखेंगे, ठीक है। नंबर 1 में देखेंगे, ये अस्पर्शी होते हैं, ये अस्पर्शी होते हैं, जैसे बुढ़ापा, जवानी, मिठास या कड़वाहट या तीखापन या कसैलापन, ठीक है। बुढ़ापा, जवानी और मिठास। 2 नंबर पे देखो, ये अनुभवजन्य होते हैं, ये अनुभव वाले होते हैं। अनुभव जन्य। अब अनुभव किसका कर सकते हैं? जैसे कोई क्रोध कर रहा है, क्रोधित, हर्षित, सुखद, कोई सुखी है उसका भी अनुभव किया जा सकता है। इसे ना छू सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्रोधित है, हर्षित है, सुखद है, ये क्या है? अनुभवजन्य होते हैं। नंबर 3 पे क्या है? प्रत्यय लगा होता है। प्रत्यय में जैसे प्रत्यय वाले, प्रत्यय लगा होता है, जैसे लिखावट, लिखना की अंदर आवट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लिखावट। आवट क्या है? प्रत्यय। लिखावट। पियक्कड़, ठीक है। लिखावट क्या है? लिखावट क्या है? लिखावट में जो लिखना है, लिखना के पीछे जो आवट प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है? लिखावट। लिखावट क्या है? अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, प्रत्यय लगा। वैसे पियक्कड़, पीना क्या है? पीना, पीना के पीछे जो पियक्कड़, अक्कड़ जो लगा हुआ, अकड़ लगा हुआ, वो क्या है? ये प्रत्यय। प्रत्यय जब जोड़ दे तो क्या बन जाता है? पियक्कड़। तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। वैसे अगर देखा जाए तो लिखावट, लिखावट एक मन का भाव है, लिखावट, ठीक है। वैसे पियक्कड़, कोई दारू पिए हुए या दारू पी रहा है तो उसे कहेंगे पियक्कड़। ये अनुभव से पता चलता है कि हाँ ये दारू पी रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। कुछ बिना प्रत्यय के भी होते हैं, कुछ बिना प्रत्यय के भी होते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा? उमंग, उल्लास, ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्या होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा सबसे पहले बताया ये अस्पर्शी होते हैं। क्या होता है? ये अस्पर्शी होते हैं। अस्पर्शी में क्या होता है? बुढ़ापा है, जवानी है और मिठास। उसके बाद बताया ये अनुभवजन्य होते हैं। अनुभवजन्य में क्रोधित है, हर्षित है, सुखद है। कोई क्रोधित है, कोई हर्ष में है, कोई हर्षित है, या कोई सुखद है, वो क्या है? अनुभवजन्य हो गए। उसके बाद कुछ में प्रत्यय लगा होता है। प्रत्यय वाले जैसे लिखावट है, पियक्कड़ है,
ठीक है, ये क्या हो गए, प्रत्यय लग के हो गए। कुछ बिना प्रत्यय के भी होते हैं, जैसे उल्लास है, उमंग है, ये क्या हो गए, बिना प्रत्यय वाले हो गए। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा हो गए। इसके आगे देखेंगे समूहवाचक और द्रव्यवाचक दो बचे। ठीक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या होता है, जैसे समूहवाचक संज्ञा में होता है जब कोई वस्तु जब किसी स्थान पर या किसी जगह कई वस्तुएं आगे इकट्ठी हो जाती हैं, कई लोग आगे इकट्ठे हो जाते हैं, जहां किसी चीज का समूह बन जाता है, तो वहां क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें सबसे पहले किसी एक स्थान पर किसी एक स्थान पर वस्तु, प्राणी, किसी एक स्थान पर वस्तु, प्राणी आदि का एक साथ इकट्ठा हो जाना समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। किसी एक स्थान पर वस्तु, प्राणी आदि एक साथ इकट्ठा हो जाना समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, या फिर लिख दो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इकट्ठा हो जाना समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब ये सेंटेंस ही हो गया, अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल में, जैसे परिवार, भीड़, संघ, समिति। जैसे परिवार है, भीड़ है, संघ, परिवार है, भीड़ है, संघ है, समिति है, समिति, सेना, गिरोह, पुंज या झुंड। जैसे परिवार क्या होता है, परिवार कई सदस्यों से मिलकर बना होता है। जब परिवार के सारे सदस्य किसी एक जगह रहते हैं, आ जाते हैं, या किसी एक घर में आ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परिवार। ऐसे परिवार क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़ क्या होता है, जब कई लोग आके किसी एक विशेष स्थान पर आके इकट्ठे हो जाते हैं या एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं भीड़। तो कई व्यक्तियों का जो एक समूह बन जाता है जिसका नाम भीड़ है, तो भीड़ क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा। वैसे ही क्या हो गया, संघ में क्या होता है, जब कई लोगों को मिला के एक संघ बनता है। जब कई लोग किसी एक जगह मिल जाते हैं या अपनी एक चीज कोई एक संगठन बना लेते हैं, तो उसे कहते हैं संघ। तो संघ क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद हो गया समिति। संघ की तरह समिति होती है, समिति में भी कई लोग आते हैं। जब वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो क्या उसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। वैसे ही सम्मेलन में क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है सेना। तो सेना क्या है, सेना किसी एक सैनिक से नहीं बनती है, कई सैनिक मिलके
एक सेना का निर्माण करते हैं, तो जब कई सैनिक आगे किसी एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते तो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। वैसे ही गिरोह में किसी एक डाकू से गिरोह नहीं बनता है। जब कई डाकू किसी एक जगह या एक साथ काम करते हैं किसी एक उद्देश्य के लिए, तो उसे कहते हैं गिरोह। तो गिरोह क्या है, समूहवाचक संज्ञा। वैसे ये पुंज, झुंड, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद मैंने आपको बताया था समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के। अब अगला देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांच नंबर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर एक पे, जो ठोस तरल पदार्थ के रूप में हो, जैसे जो ठोस तरल पदार्थ के रूप में हो, जो ठोस तरल पदार्थ के रूप में हो। जैसे है एग्जांपल में पत्थर, तेल, पानी, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पत्थर ठोस तरल, तेल ठोस तरल पदार्थ के रूप में, तो क्या कहते हैं उसे, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्या है, जो धातु या अधातु के रूप में हो, जो धातु अधातु के रूप में हो। एग्जाम्पल में जैसे सोना, चांदी, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। ठीक है, जो धातु अधातु के रूप में हो, सोना है, चांदी है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ये क्या हो गए, सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। उसके बाद जिसे मापा व तोला जा सके, जिसे मापा तोला जा सके, जो जिसे गिना ना जा सके, जो ढेर के रूप में हो। ठीक है, जिसे मापा या तोला जा जिसे मापा या तोला जा सके। एग्जाम्पल में जैसे क्या है, दूध को माप सकते हैं, घी को माप सकते हैं। जैसे दूध है, घी है, और आलू को तौल सकते हैं, सेब को तौल सकते हैं। ठीक है, जिसे मापा या तौला जा सके, मापा या तौला जा सके। जैसे दूध है, दूध को घी को माप सकते हैं, आलू और सेब को तौल सकते हैं। सब गलत क्या लिख रहा है आज। ठीक है, 4 नंबर पे क्या है, अगली इसके जैसे जो ढेर के रूप में हो, जो ढेर के रूप में हो, जैसे मिट्टी, जैसे मिट्टी है, रेत है, तरबूज है। तरबूजों का भी ढेर होता है, मिट्टी का भी ढेर होता है, और रेत का भी ढेर होता है।
मिट्टी है, रेत है, तरबूज है, इन सब का क्या होता? ढेर। तो जो ढेर के रूप में हो। एक और देख लो, जो अगणनीय हो। अगणनीय में जैसे चावल है, चावल की गणना नहीं कर सकते। आटा है, आटा को हम नहीं गिन सकते। जैसे बेसन है, बेसन को हम नहीं गिन सकते। जो अगणनीय हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको क्या बताया था? जैसे जो ठोस तरल पदार्थ के रूप में हो, जो ठोस और तरल के पदार्थ में हो, जैसे पत्थर है, तेल है, पानी है। उसके बाद आपको मैंने बताया था जो धातु अधातु के रूप में हो। धातु अधातु में सबसे पहले बताया सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या हो? धातु या अधातु के रूप में। जैसे मापा या तोला जा सके, जैसे दूध है, घी है, आलू है, सेब है। जैसे मापा तोला जो ढेर के रूप में हो, जैसे मिट्टी है, तेल है, तरबूज है, ये सब क्या है? ढेर के रूप में है। तो ये क्या हो गए आपके? द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको द्रव्यवाचक संज्ञा के पांचों भेद बता दिए। पांचों भेद में बताया था जाति, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचों के पांचों भेद बता दिए। मूल भेद कितने बताए थे? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपकी संज्ञा आज खत्म हो गई। अब इसके बाद पढ़ाएंगे सर्वनाम, फिर विशेषण, उसके बाद क्रिया। ठीक, आज के लिए इतना ही। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।